चलिए बेटा, नेक्स्ट इज एक्सेलरेटिंग बॉडी। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही हो तो उसके लिए उसके पास कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। जब नेट फोर्स रहेगा तब जाके उसके पास कोई ना कोई एक्सेलरेशन आएगा, ये हम देख चुके हैं। अगर कोई फोर्स ही नहीं आया, थोड़ा उस केस में एक्सेलरेशन जीरो आएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट आएगी और हम कहेंगे कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम के कैसे सवाल होते हैं, कैसे इक्वेशंस लिखते हैं, बड़ा हमको सिखा चुका हूं। आगे बढ़ने वाली बात है बेटा, दैट इज एक्सेलरेटिंग बॉडी। चलिए बेटा, कहानी क्या है बड़ा आपको हल्की फुल्की बता चुका हूं। किसी बॉडी पर अगर बेटा नेट फोर्स F है तो दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास आपका एक पॉजिटिव स्केलर है, इसलिए आप कह सकते हो कि जिस तरफ एक्सेलरेशन है उसी तरफ आपके पास फोर्स है, या फिर जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ आपके पास एक्सेलरेशन है। तो इस फॉर्मूले को आप हल्का फुल्का बेटा मॉडिफाई भी कर सकते हो कि फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, या बेटा फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या बेटा फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। कहने का मतलब एक्सेलरेशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स अलोंग इंक्लाइंड प्लेन पर ही डिपेंड करेगा, बाकी फोर्सेस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको बहुत बड़ा टास्क ऐसा है नहीं। तो चलिए कैसे कैसे बेटा सवाल बन पाते हैं, किस किस टाइप के सवाल बन पाते हैं बेटा, सारे हम देखते हैं। मैं आसान से सवाल से बेटा शुरुआत कर रहा हूं, सुनिएगा। आपके पास बेटा इस तरह का अरेंजमेंट है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, स्मूथ सरफेस पर है बेटा। ये जो नीचे वाली सरफेस है बेटा ये स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। और इस 2 kg के ब्लॉक पर आपने सामने की तरफ बेटा कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया 10 न्यूटन। कोई हमसे पूछ ले कि एक्सेलरेशन क्या आएगा, हम बड़े आराम से सोच सकते हैं कि सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg, वी नो इट वेरी वेल कि बेटा mg विल बी 2 into 10 बेटा दैट इज 20 न्यूटन। इसको बैलेंस करने के लिए बेटा ऊपर की तरफ तुम जानते हो बेटा क्या जाएगा, नॉर्मल बेटा, जिसकी वैल्यू भी बेटा कितनी आएगी 20 न्यूटन। बेटा ऐसे भी न्यूटन लिख देता हूं। नीचे की तरफ mg, उसके कारण ही बेटा 2 kg का ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, सरफेस इसको पुश करेगी ऊपर की तरफ, तो बेटा वो पुश करेगी किसी न किसी नॉर्मल फोर्स से। हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में बेटा कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है, तो ऑफकोर्स ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स। लेकिन सामने की तरफ एक फोर्स है 10 न्यूटन, जिसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स है ही नहीं, तो इसका मतलब जरूर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन आना चाहिए। और वो एक्सेलरेशन निकालने के लिए इस तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन से लगाइए। इट सेज दैट कि नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुल मिलाकर इस ब्लॉक के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स वर्टिकल में नहीं था, इसलिए वर्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है। एक नेट फोर्स सिर्फ और सिर्फ राइट साइड में था, तो एक्सेलरेशन भी आपका राइट साइड में, दैट एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फेयर इनफ। अब जैसे मैं इसको हल्का सा और मॉडिफाई करता हूं बेटा, इसी कहानी को एक तरह से और मॉडिफाई कर रहा हूं कि आपके पास बेटा ये 2 kg का ब्लॉक, सरफेस बेटा सब स्मूथ है, ये हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे बेटा मैंने एक 20 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, और ये एंगल बेटा आपके पास 37 है। और फिर मुझसे वापस से पूछ लिया कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, कि ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालिए। बेटा निकाल देंगे। इस 2 kg के ब्लॉक पर बेटा कौन से फोर्सेस हैं, तो आप कह सकते हो कि इस 2 kg के ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg है। बेटा mg आ गया आपका 20 न्यूटन। इस 20 न्यूटन के दो कंपोनेंट लीजिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगा 20 का cos 37, बेटा 20 का cos 37 इज ऑफ कोर्स 12 न्यूटन। ऊपर की तरफ आएगा बेटा 20 का sin 37, बेटा वो आएगा 12 न्यूटन, ये तो 16 आएगा बेटा। 20 का cos 37 कितना आएगा 16। हम जानते हैं कि ऊपर बेटा फोर्स लग रहा है 12, नीचे लग रहा है 20, ऊपर 12 और नीचे 20, तो नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया 8, उसके कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, लेकिन नीचे वाले सरफेस को पुश करेगी ऊपर और कहीं जाने नहीं देगी, तो ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स आ जाएगा। एंड वी नो इट वेरी वेल कि बेटा उसकी वैल्यू कितनी होगी 8, जिससे कि ये 12 + 8 हैज बिकम 20, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन इसके पास कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, कोई वेलोसिटी नहीं है। सामने की तरफ बेटा 16 न्यूटन इकलौता फोर्स है, एंड दैट 16 न्यूटन मस्ट बी इक्वल्स टू मास।
बड़ा मास है 2 kg इंटू बड़ा इस तरफ कोई ना कोई एक्सेलरेशन आ जाएगा, बड़ा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बड़ा ब्लॉक के पास इस तरफ एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नॉर्मल जो है बड़ा वो हमेशा 20 के बराबर, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपने 20 न्यूटन इस तरह से लगा दिया तो उसका एक कंपोनेंट आ गया ऊपर की तरफ 12 ऊपर और 20 नीचे, तो कुल मिलाकर बड़ा ब्लॉक पर नेट फोर्स आ गया नीचे की तरफ 8। उसके कारण ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाली सरफेस पुश करेगी ऊपर और उसको कहीं जाने नहीं देगी। बड़ा जाने नहीं देगी तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। तो इस बड़ा ऊपर भी नेट फोर्स कितना आना चाहिए 20। बड़ा 20 आने के लिए बड़ा 8 न्यूटन क्या आ जाएगा आपका नॉर्मल। बड़ा ये 12 एंड 8 हैज बिकम 20, लेकिन सामने वाला तो 16 न्यूटन है, उसको कोई बैलेंस नहीं कर रहा। 16 फोर्स है, मास 2 kg है, सामने की तरफ एक्सेलरेशन आ गया 8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से बड़ा आप अलग अलग डायरेक्शन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यूज कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क नहीं है। चलिए बेटा हमारे इस बात को और आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं बेटा इसमें क्या क्या कहानी और बन सकती है, क्या क्या सवाल और बन सकते हैं। मैं एक अच्छे से सवाल से बेटा सारी बातें बताता हूं। सवाल बेटा आसान सही है, बट ठीक है बेटा सुनिएगा, है ना, बात तो बेटा ऐसे आसान सी है। सुनिएगा, आपके पास बड़ा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस और इस स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर बड़ा 3 ब्लॉक हैं ऐसे, M1 मास का, M2 मास का और M3 मास का, 3 ब्लॉक बड़ा ऐसे। इन तीनों को बड़ा हमने ऐसे किसी मासलेस आइडियल स्ट्रिंग से बांध रखा है। दीज आर आइडियल स्ट्रिंग्स। ये वाले जो सरफेस है बड़ा ये आपके पास स्मूथ है, बड़ा कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये दोनों जो स्ट्रिंग्स हैं बड़ा ये आपकी आइडियल स्ट्रिंग्स हैं और सामने की तरफ बड़ा आपने एक फोर्स लगा दिया है बड़ा F। ठीक है ना। अब जो मैं कहूं ना वही करना है बड़ा, जो कहूं ना एग्जैक्टली वही करना है। क्या करना है इस बात बड़ा हम स्टेप्स में बता रहे हैं। पहला, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक, बड़ा हर ब्लॉक की FBD बनाओ। दूसरा काम बड़ा अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ईच ब्लॉक, बड़ा हर ब्लॉक पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। तीसरा, फाइंड देयर एक्सेलरेशन। और बड़ा चौथा सवाल, फाइंड टेंशंस इन स्ट्रिंग्स। बड़ा 2 स्ट्रिंग है तो उनमें अलग अलग टेंशन आएगी। इतना सवाल है। चारों सवाल जिस सीक्वेंस में बड़ा लिखाए हैं उसी सीक्वेंस में आपको करने हैं। बेटा चलिए बारी बारी से इत्मीनान से करते हैं। बेटा इस M3 मास के ब्लॉक को देखो। बेटा इस M3 मास के ब्लॉक को अर्थ पुल करेगी नीचे की तरफ। अर्थ बेटा जिस फोर्स से पुल करती है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स M3G और वेट ऑफ द ब्लॉक, उसके कारण ये ब्लॉक आना चाहेगा नीचे, तो नीचे वाले सरफेस को पुश करेगी ऊपर। नीचे वाले सरफेस बेटा इसको जस्ट फोर्स से पुश करेगी। यू नो इट वेरी वेल, दैट इज नॉर्मल। बेटा नॉर्मल को M3 लिख दिया है। वी नो इट वेरी वेल कि M3 मास का जो ब्लॉक है बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, इसकी वेलोसिटी 0 है, इसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस N3 की जो वैल्यू है बड़ा वो ऐसे M3G के बराबर ही आएगी। सामने की तरफ बड़ा आपने फोर्स F लगा दिया है। जैसे बड़ा इस F ब्लॉक से आप इस ब्लॉक F फोर्स अगर आप ब्लॉक को खींचोगे तो बड़ा ये दोनों रस्सियां तन जाएंगी। जैसे बड़ा रस्सी तन गई तो बड़ा रस्सी जरूर पीछे की तरफ कोई नहीं टेंशन लगाएगी। रस्सी का काम बड़ा सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, खींचना। तो जैसे रस्सी तनी इस M3 मास के ब्लॉक को खींचेगी अपनी तरफ किसी न किसी टेंशन T से, लेकिन खींचेगी तो सही। लेकिन अगर आप F फोर्स से अगर ब्लॉक को खींचोगे तो ब्लॉक तो इस तरफ किसी न किसी एक्सेलरेशन से आएगा। F फोर्स अगर खींचोगे तो ये तीनों की तीनों ब्लॉक साथ साथ बड़ा सामने की तरफ आएंगे। तो अगर इसका एक्सेलरेशन A तो इसका एक्सेलरेशन भी A और इसका एक्सेलरेशन भी A, तो बड़ा इसका एक्सेलरेशन आ गया A। बड़ा पहला काम हो गया FBD ऑफ ईच ब्लॉक में बड़ा M3 मास के ब्लॉक की FBD बन गई है। M2 मास के ब्लॉक पे आना। M2 मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स, बड़ा इस बार कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है। नीचे की तरफ आएगा M2G
ऊपर की तरफ बेटा ग्राउंड ने नॉर्मल लगाया n2, ये रस्सी बेटा मास लेस है तो यहाँ टेंशन T, थोड़ा यहाँ टेंशन भी T, और रस्सी का काम तो सिर्फ और सिर्फ खींचना है। इस ब्लॉक को खींचेगी पीछे, इस ब्लॉक को खींचेगी आगे, सामने की तरफ बेटा एक टेंशन आएगा T। बेटा जैसे ये M2 मास के ब्लॉक को सामने तरफ T खींचेगा, बेटा ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, बेटा जैसे ही जाना चाहेगा आगे पीछे वाली रस्सी तन जाएगी। बेटा जैसे रस्सी तन गई, बेटा पीछे वाली रस्सी में कोई ना कोई टेंशन आ गई है, लेट्स बेटा टेंशन इज T डैश, एंड वी नो दैट कि बेटा तीनों ब्लॉक साथ मूव करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन ऑल्सो कम्स आउट टू बी A। लास्ट वाले ब्लॉक पे आओ बेटा, लास्ट वाले ब्लॉक पे हम जानते हैं कि M1 मास का ब्लॉक है, बेटा M1G लग रहा है नीचे, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल लग रहा है ऊपर। इस N1 की बेटा वैल्यू हम जानते हैं M1G आएगा। इसी तरह से अगर ये M2G है तो इस नॉर्मल की बेटा वैल्यू कितनी आएगी, M2G। बेटा ये जैसे रस्सी तन गई, रस्सी आइडियल है तो यहाँ टेंशन एग्जैक्टली सेम, यहाँ भी बेटा टेंशन आएगी T डैश। इस कारण से बेटा ये ब्लॉक आगे की तरफ आएगा, इसका एक्सेलरेशन A। हमने बेटा सवाल का पहला पार्ट कर दिया, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। अगला, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ईच ब्लॉक। हर ब्लॉक पे न्यूटन्स लॉ लगाओ। बेटा हर ब्लॉक पे मैं वर्टिकल डायरेक्शन में तो न्यूटन्स लॉ लगा चुका हूं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बात है बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, F आगे T पीछे। अब सुनना बेटा, एक्सेलरेशन है राइट साइड में तो नेट फोर्स भी आना चाहिए राइट साइड में। इस M3 मास के ब्लॉक पर राइट साइड में कितना फोर्स है? आप बोलोगे सर F राइट में है, लेफ्ट में T है, तो राइट साइड में नेट फोर्स आ गया F माइनस T। और न्यूटन्स लॉ सीधा सीधा कह रहा है कि नेट फोर्स इज F माइनस T एंड दिस F माइनस T मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा ये हमारा न्यूटन्स लॉ है, जिस तरफ नेट फोर्स है बेटा उसी तरफ आपका एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन अगर राइट तो बेटा नेट फोर्स भी राइट, राइट में कितना फोर्स बेटा F माइनस T। उसी तरीके से ये M2 मास का ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन है राइट में, तो पक्की बात है कि T बड़ा होना चाहिए और T डैश छोटा होना चाहिए, और इस तरफ नेट फोर्स आना चाहिए T माइनस T डैश। और आप कह सकते हो कि T माइनस T डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास तो बड़ा M2 है तो M2 इंटू A, सिंपल। इस M1 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है इस तरफ और इस तरफ, एक ही फोर्स बड़ा कौन सा है, T डैश। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि T डैश इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3। दूसरा काम हो गया बेटा अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ईच ब्लॉक। तीसरा बेटा फाइंड देयर एक्सेलरेशंस। बेटा एक्सेलरेशन निकालना है, तो T और T डैश में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो एक काम करो, इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तीनों को ऐड कर लो। ऐड किया, ये बेटा गायब, मेरे पास आ गया F इज इक्वल्स टू M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A। और एक्सेलरेशन की वैल्यू बेटा बड़े प्यार से हमने निकाल दी। बेटा कितने निकाल दी बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों ने, F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ये आपका एक्सेलरेशन आ गया। चौथे सवाल बेटा मुझसे पूछा गया फाइंड टेंशंस इन द स्ट्रिंग। बेटा कोई दिक्कत नहीं है, इस A को उठा के यहां रख दो तो T आ जाएगा, इस A को उठाकर यहां रख दो तो T डैश आ जाएगा। तो बेटा T डैश देखना कितना आ गया, T डैश तो आ गया M3 इंटू बेटा F की वैल्यू M3 इंटू A कितना बेटा F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। इसी तरह से बेटा एक्सेलरेशन को उठा के यहाँ रख दो तो T की वैल्यू भी आ जाएगी, और बेटा T की वैल्यू तुम बड़े आराम से लिख पाओगे। बेटा उसकी वैल्यू आएगी और सर बेटा ये T डैश इज इक्वल्स टू M1A, माई फॉल्ट। बेटा इस तरफ T डैश मस्ट बी इक्वल्स टू M1 इंटू A। ले बेटा यहाँ पर M1 आएगा, ठीक है ना। हाँ बेटा मुझे T निकालना है। बेटा इस T निकालने के लिए बेटा जो A निकालना है उसको बेटा यहाँ रखना, और हमारे पास बेटा वैल्यू आ जाएगी M1 प्लस M2 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। बेटा ये टेंशन आ गई, बढ़िया बेटा। अब एक बात और, एक्सेलरेशन की वैल्यू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 आई है। ये आंसर आने के बाद हो सकता है कि बेटा हम इसी बात को किसी और तरीके से भी सोचें कि क्या हम इस एक्सेलरेशन को किसी और तरीके से सोच सकते थे क्या। तो सुनिए बेटा, इसी एक्सेलरेशन को, सेम एक्सेलरेशन को हम बेटा एक तरीके से और सोच सकते थे। वो बेटा कैसे सोच सकते थे मैं अभी बताता हूँ,
सुनना, उसके लिए आपको बड़ा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा सवाल लिख देता हूं मैं, उससे आपको हल्का फुल्का आइडिया लग जाएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। बड़ा वो ये है, सवाल ये है, ड्रॉ FBD ऑफ M1 प्लस M2 प्लस M3। अब बड़ा FBD M1 की नहीं बनानी है, M2 की नहीं बनानी है, M3 की नहीं, M1 प्लस M2 प्लस M3 पूरा सिस्टम ना उसकी FBD बनानी है। और लास्ट में बड़ा एक सवाल और पूछ लगा दो, अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन M1 प्लस M2 प्लस M3। देखना बेटा इससे क्या आंसर आता है। सिर्फ बेटा मैंने सारी की सारी बात को ना एक सवाल के थ्रू सोचने के लिए आप लोगों को कहा है, और आप बड़े आराम से सोच सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब बेटा मैं ना M1 प्लस M2 प्लस M3 की FBD लगाने के मूड में हूँ। बेटा देखना, M3 मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ आएगा M3G, ऊपर की तरफ आएगा नॉर्मल। M2 मास के ब्लॉक पर M2G आएगा नीचे, नॉर्मल आएगा ऊपर। M1G आएगा नीचे, नॉर्मल आएगा ऊपर। अच्छी बात है बेटा। इस पर टेंशन आएगा पीछे, इस पर टेंशन आएगा आगे, इस पर बेटा सॉरी T आएगा, इस पर टेंशन आएगा पीछे की तरफ T डैश, इस पर टेंशन आएगा आगे की तरफ T डैश। नॉर्मल MG, नॉर्मल MG, नॉर्मल MG कैंसिल। अब पूरे के पूरे सिस्टम पर बेटा हमने पहला काम तो कर दिया है, कहा गया है कि FBD बनाओ M1 प्लस M2 प्लस M3 की, बेटा बना दी है। अब सवाल यह है कि इस तरफ न्यूटन्स लगाओ पूरे सिस्टम पर। पूरे सिस्टम पर अगर आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओगे तो आप कहोगे कि सर ये T लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ब्लॉक पर अगर ये T लेफ्ट है तो दूसरे ब्लॉक पर ये राइट है। और हम ऐसा तो है नहीं कि M3 और सिर्फ M3 की FBD बना रहे हैं, हम तो M3 प्लस M1 प्लस M2 सबकी मिलाकर बना रहे हैं। और अगर मिलाकर बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक पर लेफ्ट एक पर राइट, बेटा ये इंटरनल फोर्स हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसी तरीके से इस पर T डैश पीछे, इस पर T डैश आगे, ये दोनों फोर्सेस अगेन बेटा एक पर लेफ्ट एक पर राइट। बेटा पूरे को अगर सिस्टम मानूंगा तो ये सारे के सारे फोर्सेस जो हैं बेटा ये इंटरनल फोर्स हो जाएंगे और पेयर बनाकर क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि ये सारे के सारे जो फोर्सेस हैं T डैश, ऑल ऑफ देम आर इंटरनल फोर्सेस। और अगर आप पूरे सिस्टम की अगर इक्वेशन लगाओगे तो बेटा ये एक दूसरे को पेयर बनाकर बेटा क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। एक पर लेफ्ट एक पर राइट, एक पर लेफ्ट एक पर राइट, कैंसिल। तो आखिर फोर्स बचा कौन सा पूरे सिस्टम पर? अगर मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाऊंगा तो पूरे सिस्टम पर इस तरफ इकलौता फोर्स बचा कौन सा बेटा, F। एंड दिस F मस्ट बी सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। हर ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम है, इसलिए बेटा लिखना बहुत ही आसान है कि दैट इज M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल्स टू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। आई होप बेटा आप इस बात को समझ गए होंगे। बहुत बड़ा टफ काम इसमें था नहीं, हम बेटा इस तरह से बड़े आराम से इनको मैनेज कर सकते हैं। आई होप दैट्स ओके। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और बेटा, ये तो टेंशन का था, उसमें बेटा हम हल्का सा नॉर्मल वगैरह को भी इन्वॉल्व करते हैं और कुछ बातें बेटा सीखते हैं उसके अंदर। सेम बातें है ना, बस बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए बेटा बार बार मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाँ सिस्टम कैसे चूज करना है वगैरह वगैरह। बाकी बेटा आंसर्स निकालना तो बहुत आसान है कि नहीं। चलिए कहानी बेटा ऐसी है, ये हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, सॉरी ये बेटा हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस, बेटा कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। हालांकि बेटा इस चैप्टर में आप हर बार बेटा स्मूथ सरफेस ही मानकर चलोगे। आपके पास बेटा 3 ब्लॉक है, $10 kg का ब्लॉक, 3 kg का ब्लॉक और बेटा 2 kg का ब्लॉक। और इस पूरे सिस्टम पर आपने बेटा एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस तरफ, और उस एक्सटर्नल फोर्स की बेटा वैल्यू है 60 न्यूटन। फेयर इनफ। तीनों बेटा ब्लॉक्स के नाम निकाल लेते हैं। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। अगेन बेटा आंसर पर नहीं कूदना है, मतलब मैं जो कहूँ ना एग्जैक्टली वही करना है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। पहला, ड्रॉ FBD ऑफ ईच ब्लॉक। बेटा हर ब्लॉक की FBD बनाए। दूसरा बेटा
अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन ईच ब्लॉक। तीसरा बेटा फाइंड देयर एक्सेलरेशन, बेटा सबका एक्सेलरेशन निकालो। इतना तो बेटा आप समझ गए होंगे कि तीनों ब्लॉक को अगर आप इस तरह से 60 न्यूटन के फोर्स से अगर पुश करोगे तो तीनों की तीनों ब्लॉक को अगर 60 न्यूटन से अगर फोर्स को पुश करोगे तो इस तरफ तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो सेम ही आएगा, कॉमन एक्सेलरेशन आएगा सामने की तरफ ऐसे। चौथा बेटा फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स, बेटा ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल फोर्स निकालना है। ये ग्राउंड के साथ बेटा नॉर्मल फोर्स निकालना, ग्राउंड के साथ तो नॉर्मल फोर्स में पता है ये 100 न्यूटन आएगा, ये 30 न्यूटन आएगा, बड़ा 20 न्यूटन आएगा। मुझे ये वाला नॉर्मल चाहिए। 10 केजी ने 3 केजी को कितने फोर्स से पुश किया है, 3 केजी ने 10 केजी को कितने फोर्स से पुश किया है, 3 ने बेटा 2 को कितने फोर्स से पुश किया और 2 ने 3 को कितने फोर्स से पुश किया, वो निकालना है बेटा मुझे। बेटा अगला काम भी इसी में कर लेते हैं। पांचवा बेटा ड्रॉ FBD ऑफ A + B + C। और बड़ा लास्ट है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन A + B + C। A + B + C पर न्यूटन्स लॉ लगाओ। चलो बड़ा बारी बारी से करते हैं। पहली बात बड़ा तय है कि इन तीनों ब्लॉक को अगर मैं 60 न्यूटन के फोर्स से अगर पुश करूंगा तो तीनों की तीनों ब्लॉक एक साथ सामने की तरफ ए एक्सेलरेशन से जाएंगे, तीनों का एक्सेलरेशन सेम रहेगा। 10 केजी ब्लॉक की एफबीडी बनाते हैं, अभी बनाते हैं। 10 केजी ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg, यू नो इट वेरी वेल बेटा, इट इज 100 न्यूटन। लेकिन बेटा ऐसा तो है नहीं कि वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, हम जानते हैं कि बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट है नहीं, तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल लग जाएगा और उस नॉर्मल की बेटा वैल्यू कितनी आएगी आपकी 100 न्यूटन ही आएगी। इसी तरह से बेटा आपका जो बी ब्लॉक है, अरे हाँ, जैसे बेटा मैं इसको सामने की तरफ पुश करूंगा, बेटा जैसे मैं 60 न्यूटन से फोर्स से पुश करूंगा तो इधर से बेटा एक फोर्स आएगा 60 न्यूटन। बेटा वैसे ही बेटा जैसे मैंने इसको पुश किया, ये 10 केजी का जो ब्लॉक है ये 3 केजी के ब्लॉक को सामने की तरफ पुश करेगा। जैसे बेटा 3 केजी के ब्लॉक को सामने की तरफ पुश करेगा तो ऑफ कोर्स बाय एक्शन रिएक्शन पेयर 3 केजी का ब्लॉक इसको ऐसे पुश करेगा। इस नॉर्मल को बेटा मैं NAB कह रहा हूं। NAB मतलब बेटा नॉर्मल फोर्स बिटवीन A एंड B। ये रहा बेटा बी ब्लॉक। जैसे बेटा मैंने A को पुश किया, A ने आगे वाले को पुश किया, बेटा कितने फोर्स से, NAB से। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर है। इसका एक्सेलरेशन बेटा सामने की तरफ A, तो इसका एक्सेलरेशन भी बेटा सामने की तरफ A। इस पर बेटा ऑफ कोर्स 30 न्यूटन नीचे की तरफ, तो ऊपर की तरफ बेटा कोई ना कोई नॉर्मल आ जाएगा N2, बेटा उसकी वैल्यू भी बेटा कितनी आएगी, 30 न्यूटन। लेकिन बेटा जैसे ही ये बी वाला ब्लॉक सामने की तरफ एक्सेलरेट करेगा, ये 3 केजी का जो बी ब्लॉक है बेटा, ये पक्की बात है कि सी वाले ब्लॉक को पुश करेगा सामने की तरफ, तो सी वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा पीछे की तरफ। सी वाला ब्लॉक जिस फोर्स से पुश कर रहा है बेटा मैं उसको NBC कह रहा हूं। और रही बात बेटा सी ब्लॉक की, तो सी ब्लॉक बेटा 2 केजी का है, उस पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ mg है 20 न्यूटन, तो ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल है बेटा, वो भी कितना है 20 न्यूटन। ये तो ग्राउंड ने जो नॉर्मल लगाया बेटा वो है। अब सी ने अगर बी को बेटा इस तरफ पुश किया है NBC से, तो भाई एक्शन रिएक्शन पेयर बेटा बी ने भी इसको पुश किया है NBC से, और इसका एक्सेलरेशन भी बेटा इस तरफ ए। हमने सबकी एफबीडी बड़े आराम से बड़े प्यार से बेटा बना दी है। अब हमसे कहा गया है कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ हर एक ब्लॉक पे, बेटा लगाते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ बेटा, ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। इसका एक्सेलरेशन है राइट में, तो नेट फोर्स भी आना चाहिए राइट में। राइट में है 60 न्यूटन, लेफ्ट में है NAB। ऑफ कोर्स 60 बड़ा है और NAB छोटा है, इसीलिए तो नेट फोर्स इस तरफ है। इस तरफ नेट फोर्स आ गया है 60 minus NAB must be equals to, this is the net force and net force must be equals to mass into acceleration। बड़ा मास है 10, acceleration है A। this is my equation number 1। इसी तरह से बेटा अगर मैं बी वाले ब्लॉक की बात करूं तो इसका एक्सेलरेशन राइट में है, तो नेट फोर्स बेटा राइट में आना चाहिए, तो ऑफ कोर्स NAB बड़ा होना चाहिए और NBC छोटा होना चाहिए। और इस तरफ आपके पास नेट फोर्स आएगा NAB माइनस NBC
एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा मास है इसका 3 kg, एक्सेलरेशन है a, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। बड़ा जो सी वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन है राइट में, और राइट में इकलौता फोर्स लग रहा है एनबीसी, तो आप कह सकते हो कि सर एनबीसी मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बड़ा मास है 2 kg, एक्सेलरेशन है a। बड़ा दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। बड़ा हमारे पास जरा ध्यान से देखिए 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, एन ए बी, एन बी सी और ए, 3 अननोन, उनको सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन। बड़ा मेरे ख्याल से एक्सेलरेशन निकालने के लिए तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, और तीनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 60 इज इक्वल्स टू 13 + 2 15a, और एक्सेलरेशन की बड़ा वैल्यू बड़े इत्मीनान से आ गई है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं उनका एक्सेलरेशन सामने की तरफ आ गया है 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सर मुझे नॉर्मल फोर्सेस भी चाहिए ब्लॉक्स के बीच वाले। बड़ा इस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को यहाँ रखना तो आपका एन ए बी आ जाएगा। बड़ा देखना एन ए बी कितना आ गया, बड़ा 4 यहाँ रखा तो 40, तो एन ए बी की बड़ा मेरे ख्याल से बड़ा वैल्यू आ गई है 20 न्यूटन। एन बी सी चाहिए, बड़ा 4 को यहाँ रख दो तो मेरे ख्याल से एन बी सी की वैल्यू आ गई है, बड़ा रखा कितनी 8 आ गई है, बड़ा दैट कम्स आउट टू बी 8 न्यूटन। बड़ा ही हमारे पास एन ए बी, एन बी सी बड़ा सबकी वैल्यूज आ गई। बढ़िया बेटा। अगला सवाल बड़ा मुझसे पूछ रहे हैं, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ए की, बी की और सी की अलग अलग एफ बी डी ना बनाएं, सिर्फ और सिर्फ पूरे सिस्टम की बनाएं। पूरा सिस्टम मतलब बेटा ए वाला ब्लॉक, बी वाला ब्लॉक, सी वाला ब्लॉक, तीनों के तीनों को एक सिस्टम मानकर एफ बी डी बना देंगे बेटा। अगर हम तीनों को सिस्टम मानकर अगर एफ बी डी बनाएंगे तो हम ये कहेंगे, सुनना बेटा, नीचे की तरफ 100 न्यूटन, उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ 30 न्यूटन, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल, नीचे की तरफ 20 न्यूटन, उसको बैलेंस करने के लिए नॉर्मल। ये वाले जो नॉर्मल फोर्स हैं जो ए ने बी पर लगाए, बी ने ए पर लगाए, बी ने सी पर लगाए, सी ने ए पर लगाए, इनको दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखाने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि अब हम ए बी सी पर इंडिविजुअली न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगाएंगे, पूरे सिस्टम पर लगाएंगे। और अगर पूरे सिस्टम पर लगाएंगे तो एक ही फोर्स लेफ्ट में आ रहा है वही राइट में हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा। वही फोर्स लेफ्ट में आ रहा है वही फोर्स राइट में आ रहा है, पेयर बनाकर बेटा हमेशा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और पेयर बनाकर अगर कैंसिल हो जाएंगे तो इनको लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाले फोर्सेस वैसे कैंसिल हो गए हैं और ये वाले फोर्सेस ने पेयर बना के वैसे कैंसिल हो गए। तो इस तरफ पूरे के पूरे सिस्टम पर सिर्फ इकलौता फोर्स बेटा कितना, 60 न्यूटन, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन। बेटा व्हाट्स द मास ऑफ द सिस्टम, दैट इज 10 + 3 + 2, that is 10 + 3 + 2, the acceleration comes out to बेटा आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बेटा आपका एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बड़े आराम से बेटा हम इस तरह से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। आसान है बेटा, बड़ा बहुत ही आसान सा काम था। आगे चलते हैं। तो इस तरह से बेटा सिस्टम वगैरह चूज करके हो सकता है कि कोई सवाल हमारा रिलेटिवली ईजियर बैठ जाए, ठीक है। बाकी हमें आना तो सब कुछ चाहिए, बट हो सकता है कि बेटा कोई सवाल हमारा इस तरह से सिस्टम मानने से आसान पड़ जाए। चलिए बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। ऐसे ही बेटा थोड़े और सवाल करते हैं। एक अच्छा सा सवाल है बेटा, जेई मेरे ख्याल से इस तरह का सवाल शायद 2 बार पूछ रखी है, तो मैं भी आप लोगों से एक बात पूछता हूं। सवाल ऐसा है बेटा, मैं थोड़ी उसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, हल्का फुल्का चेंज कर रहा हूँ। ये बेटा आपके पास एक यूनिफॉर्म रोप है बेटा, रस्सी है यूनिफॉर्म, ये बड़ा यूनिफॉर्म रोप है ऐसे। दिस इज यूनिफॉर्म रोप, फेयर एनफ बेटा। इसका मास m है, लेंथ l है। जिस सरफेस पर बड़ा रोप पड़ी है बड़ा इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, बिल्कुल स्मूथ है। हमने रोप के इस हिस्से पर सामने की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगा रखा है F1, और हमने इस रोप के इस हिस्से पर बड़ा पीछे की तरफ एक फोर्स लगा रखा है F2।
एंड हमें ये गिवन है कि F1 की जो वैल्यू है बेटा वो F2 से बड़ी है। मैं एक्चुअल सवाल बेटा थोड़ा लेट पूछूंगा बेटा, बीच में एक इंटरमीडिएट सवाल पूछ रहा हूं जो आप ओरली भी आंसर दे सकते हो बेटा। पहला, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ रोप। बेटा ये आंसर आपने मनी मन सोच लिया होगा, निकाल भी लिया होगा। दूसरा सवाल जो बड़ा मेन है वो ये है कि बेटा यहां कहीं रोप पर बेटा कोई पॉइंट है P जो इस कोने से x डिस्टेंस पर है। बेटा दूसरा सवाल है फाइंड टेंशन एट पॉइंट P। बेटा पॉइंट P पर टेंशन। दो सवाल है बेटा, आराम से करते हैं। पहला वाला तो आपने कर लिया होगा बेटा, इस रोप पर बेटा mg लग रहा होगा नीचे, जमीन ने पुश किया होगा ऊपर, वो mg और नॉर्मल कैंसिल। F1 बड़ा है, F2 छोटा है, नेट फोर्स राइट साइड में है और उसकी वैल्यू है F1 माइनस F2, तो इस तरफ एक्सेलरेशन आ जाएगा। बहुत ही आसान, F1 बड़ा F2 छोटा, तो इस तरफ नेट फोर्स आ गया बेटा कितना, F1 minus F2, that must be equals to mass into acceleration. The value of acceleration comes out to be F1 minus F2 upon m. सब बच्चों ने बेटा ऑलरेडी आंसर निकाल के बैठे होंगे। मेन सवाल बेटा ये कि P पॉइंट पर टेंशन क्या होगी। हमने जो FBD बनाई वो FBD हमने इतने हिस्से की नहीं बनाई, पूरी रोप की बनाई, और जब पूरी रोप की FBD बनाई तो ये जो टेंशन है बेटा P पॉइंट पर, ये तो इक्वेशन में आई नहीं है कि नहीं, तो टेंशन तो पता नहीं कर पाए। कोई बात नहीं, अगर टेंशन पता करनी है तो एक काम करो, अब FBD पूरी रोप की ना बनाओ, या तो इतने हिस्से की बनाओ या इतने हिस्से की बनाओ। तो मैंने एक काम किया कि चलिए इतने से हिस्से की FBD बनाता हूं मैं, इसमें ये वाली टेंशन आ जाएगी बड़े आराम से। सुनना बेटा, ये इतनी सी रोप है बेटा आपके पास, कौन से फोर्सेस है। सबसे पहले बेटा इसका मास, इसकी लेंथ है x, तो आप कह सकते हो कि सर पूरी लेंथ L है तो मास है m। लेंथ अगर 1 हुई तो मास होगा m बाई एल। लेंथ अगर x है तो मास होगा m बाई एल इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड से हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि इतने से हिस्से का मास होगा m बाई एल इंटू एक्स। mg बेटा इस पर नीचे लग रहा होगा, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, वो तो कैंसिल। सामने की तरफ बेटा तूने एक फोर्स लगा रखा है F1, और भी फोर्स आएगा, ऑफ कोर्स फोर्स आएगा। जैसे ही आपको बेटा आप F1 फोर्स से इधर खींचोगे और F2 फोर्स से इधर खींचोगे, पूरी रोप तन जाएगी बेटा, पूरी रोप खिंच जाएगी, पूरी रोप में टेंशन आ जाएगी। और हर जगह बेटा टेंशन बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मासलेस होती तो हर जगह टेंशन सेम होती, अब बेटा टेंशन हर जगह सेम नहीं होगी। बेटा मान लेते हैं कि इस पॉइंट P पर टेंशन T है, मान लो बेटा टेंशन T है, तो टेंशन T का यह अर्थ हुआ कि जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट वाले हिस्से को खींचेगा अपनी तरफ, और जो राइट वाला हिस्सा है वो लेफ्ट वाले हिस्से को खींचेगा अपनी तरफ। हम FBD किसकी बना रहे हैं, हम FBD बना रहे हैं राइट वाले की, तो राइट वाले को लेफ्ट वाला अपनी तरफ खींच रहा है किसी न किसी फोर्स से, और जिस फोर्स से खींच रहा है अरे बेटा उसी को तो हम क्या बोल रहे हैं, टेंशन एट पॉइंट P। ये वाला फोर्स किसने लगाया है, जो लेफ्ट वाला पोर्शन है उसने लगाया है। दिस टेंशन एट पॉइंट P, दिस TP इज अप्लाइड बाय लेफ्ट पोर्शन। जो बड़ा अपना लेफ्ट पोर्शन है उसने बड़ा लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम जानते हैं कि इस हिस्से का एक्सेलरेशन कितना है। बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल, ये एक्सेलरेशन तो हम निकाल चुके हैं। एक्सेलरेशन की वैल्यू है F1 माइनस F2 अपॉन m। बड़ा अब छोटा सा काम बचा है, F1 इस तरफ, TP इस तरफ, एक्सेलरेशन इस तरफ। एक्सेलरेशन इस तरफ तो नेट फोर्स भी इस तरफ। बड़ा न्यूटन्स लॉ लगाना, न्यूटन्स लॉ सेज दैट कि F1 इस तरफ, TP इस तरफ, तो F1 माइनस TP मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आखिर मास कितना है इसका, बेटा इसका मास है m बाई एल इंटू एक्स। आखिर एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है F1 माइनस F2 अपॉन m। बेटा m से m कैंसिल, टेंशन एट पॉइंट P आ गया। बेटा कितना आ गया, F1 माइनस F2 इंटू एक्स बाई एल। और बेटा हमारे पास
इसको सॉल्व करना बेटा कितना आ गया हमारे पास, बेटा हमारे पास बेटा वैल्यू आ गई है शायद F1L माइनस F1X प्लस F2X अपॉन L। बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया, बेटा हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको बड़ा और बढ़िया से लिखना, अच्छा ठीक है, बड़ा बढ़िया लिख तो रखा, ये बड़ा हमारे पास आंसर आ गया। अगर कोई बच्चा कह दे कि सर आपने राइट वाले पोर्शन की ही एफबीडी क्यों बनाई, सर क्या मैं लेफ्ट वाले पोर्शन की एफबीडी बना सकता हूं क्या? हाँ बेटा बना सकते हो। इस लेफ्ट वाले पोर्शन की अगर आपने एफबीडी बनाई होती तब भी बेटा आपका आंसर आता। इस लेफ्ट वाले पोर्शन पर कौन से फोर्स, बड़ा फोर्स तो बात की बात है, पहले इसका मास देखो बेटा, मास डायरेक्ट लिख दूं, इसका मास आएगा m/l इंटू एल माइनस एक्स। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, एल लेंथ पर अगर मास m है तो इसकी लेंथ बेटा तुम जानते हो कितनी है, l माइनस एक्स, तो इसका मास आएगा m/l इंटू एल माइनस एक्स। नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल कैंसिल, इस तरफ बेटा आपका फोर्स है F2 और इस पॉइंट पर बेटा फोर्स आएगा। हम जानते हैं कि ये हिस्सा जो है ये इधर की तरफ एक्सलरेट कर रहा है और इधर की तरफ अगर एक्सलरेट कर रहा है तो इस तरफ कोई ना कोई जरूर खींच रहा होगा। कौन खींच रहा होगा? तो आप बोलो सर लेफ्ट पोर्शन को जरूर राइट वाला पोर्शन अपनी तरफ खींच रहा होगा, और राइट वाला पोर्शन जितना फोर्स से खींच रहा होगा बेटा वही फोर्स तो आपका टेंशन एट पॉइंट P है। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि एक्सलरेशन है इस तरफ तो टेंशन एक्सलरेशन है इस तरफ तो नेट फोर्स भी इस तरफ नेट फोर्स कितना है, TP माइनस F2 मस्ट बी इक्वल्स टू मास। बेटा कितना मास है, m/l इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्सलरेशन। बेटा एक्सलरेशन हम पहले से निकाल चुके हैं, दैट इज F1 माइनस F2 अपॉन m। बेटा m से f बेटा आपका कैंसिल आ गया है। बेटा टेंशन एट पॉइंट P की बेटा वैल्यू आ गई है F2 प्लस बेटा क्या F1 माइनस F2 अपॉन l इंटू एल माइनस एक्स। बेटा इसको थोड़ा सोल्व करें यार, बेटा देखना क्या क्या आता है। बेटा मैं अगर नीचे LCM अगर L लूं तो बेटा मेरे पास ये आ गया F2L प्लस बेटा F1L माइनस F1X माइनस F2L प्लस F2X। बेटा तेरा ये F1L, हाँ बेटा तेरा ये F2L तो बेटा क्या हो गया, कैंसिल। बेटा देखना आंसर क्या आ गया, F1L माइनस F1 प्लस F2X अपॉन L। बेटा ये वाला आंसर एग्जैक्टली सेम है। तो चाहे बेटा आप एफबीडी लेफ्ट पोर्शन की बनाए चाहे राइट पोर्शन में, आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा, बेटा कोई अंतर नहीं आएगा। फेयर इनफ। आगे चलते हैं बेटा, ये सवाल बेटा जेई ने पूछ रखा है, बस इतना सा फर्क है कि मैंने बेटा लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ फोर्स लगा रखा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इधर की तरफ F फोर्स दिखा रखा था, तो F2 बेटा 0 था, तो कैलकुलेशन और भी आसान थी। ठीक है, चलिए बच्चों, लेकिन ये बेटा हमारा एक्सलरेटिंग बॉडी के बेटा हम सवाल कर तो रहे हैं, लेकिन थोड़ी चीज़ें रिपीटेटिव भी हैं, क्योंकि बेटा आप देख रहे हो बहुत देर से कि ना है तो रिपीटेशन ही यार, बार बार बेटा बातें तो वही कर रहे हैं अपन, कोई ऐसा नया काम तो अपन कर नहीं रहे कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन एंड दैट्स इट, बार बार बेटा वही बात। बट चलिए सीख रहे हैं बेटा कुछ ना कुछ तो अपन, है ना, इसी बहाने बेटा कुछ बात तो अपन सीख ही रहे। चलिए बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट एक बेटा छोटा सा पॉइंट, दैट इज एटवुड मशीन। बेटा सवाल की तरह ही कंसिडर करना है, ऐसे थ्योरी वाली बात बेटा इसमें है नहीं। सुनना बेटा क्या है एटवुड मशीन। ये आपके पास बेटा एक पुल्ली है जिसको बीचों बीच से बेटा आपने हिंज कर रखा है। बेटा ये आपका एक स्मूथ पुल्ली है। बेटा पुल्ली को आप ऐसा मान सकते हो कि जैसे कोई सॉलिड सिलेंडर हो, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, और स्मूथ पुल्ली बेटा, इस पर हमने बेटा कोई धागा लपेट रखा है ऐसे। इस पर बेटा अपन ने ऐसे मासलेस स्ट्रिंग, बेटा आइडियल स्ट्रिंग लपेट रखी है ऐसे।
और इस धागे के लेफ्ट हिस्से पर बेटा मैंने एक m1 मास का ब्लॉक बांध रखा है और राइट हिस्से से बेटा हमने एक m2 मास का ब्लॉक बांध रखा है। और बेटा ये आपकी एक आइडियल स्प्रिंग है। सारे सिस्टम अपने से रिलीज कर रखा है, ठीक है। बीचों बीच बेटा ये एक स्मूथ हिंज है, बेटा ये आपके पास एक स्मूथ हिंज है। बेटा हिंज कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं लगा रही, बेटा कील ठोक रखी है। इस पुल्ली का जो मास है मेरे प्यारे बच्चों वो कैपिटल एम है, बेटा कैपिटल एम है। मैं बेटा बहुत सारे काम इसमें करने वाला हूं। इन ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालने वाला हूं, रस्सी में टेंशन निकालने वाला हूं, हिंज कितना फोर्स निकाल रहा है वो भी निकालने वाला हूं। मैं सारी चीजें करने वाला हूं। बेटा आराम आराम से आप देखना बेटा मैं क्या काम कर सकता हूं इसके अंदर। बेटा देखिएगा, बेटा रस्सी ऐसे सुनना बेटा, इस m1 मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ m1g से, उसके कारण बेटा रस्सी तन जाएगी। बेटा रस्सी अगर तन गई तो रस्सी ऊपर की तरफ किसी न किसी फोर्स से खींचेगी टी से। यहां पर टेंशन टी तो रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी। बस इतना सा फर्क है कि बेटा ब्लॉक को खींच रही है ऊपर की तरफ तो पुल्ली को खींचेगी नीचे की तरफ टेंशन टी से। अगर ये पुल्ली स्मूथ है, यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अगेन बेटा रस्सी के हर पॉइंट पर टेंशन सेम आएगी। इधर टेंशन टी तो बेटा यहां भी टेंशन आएगी टी। और जो रस्सी बेटा इस पुल्ली को खींचेगी नीचे की तरफ, यहां टेंशन टी, 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 तो बेटा यहां पर भी टेंशन टी। फिर एनफ, इस m2 मास के ब्लॉक को बेटा अर्थ पुल कर रही है नीचे की तरफ किसी न किसी फोर्स m2g से। अब हम एक बात तो जानते हैं कि जितना ये m1 मास का ब्लॉक नीचे जाएगा, ये m2 मास का ब्लॉक उतना ही ऊपर आएगा। तो ये बात भी कंफर्म है कि जितनी वेलोसिटी इसकी नीचे उतनी वेलोसिटी इसकी ऊपर, जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे उतना एक्सेलरेशन इसका ऊपर। तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए, तो प्यारे बच्चों इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ ए। पुल्ली तो फिक्स है बेटा। पुल्ली पर और कौन से फोर्स हैं? आप बोलोगे सर सबसे पहले टेंशंस तो हो गई हैं, नीचे की तरफ कैपिटल mg भी आएगा और इन सब को बैलेंस करने के लिए हिंज ऊपर की तरफ कोई ना कोई फोर्स लगाएगा और उस फोर्स की वैल्यू होगी एफ हिंज। चलिए बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाइए, अच्छे रिजल्ट आएंगे बेटा, याद भी करेंगे। m1 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है नीचे, अगर बेटा एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स भी तो नीचे। नीचे कितना नेट फोर्स है? m1g नीचे, t ऊपर, तो नीचे नेट फोर्स कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर नीचे नेट फोर्स आ गया m1g माइनस टी, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास है m1, एक्सेलरेशन है a, एक्सेलरेशन नीचे तो नेट फोर्स भी नीचे। इस m2 मास के ब्लॉक को देखो बेटा, इसका एक्सेलरेशन है ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, ऊपर है t और नीचे है m2g, तो पक्की बात है कि t बड़ा होगा और m2g छोटा होगा। बेटा मैंने इस पूरे केस में सब मान लिया कि m1 बड़ा है और m2 छोटा है, तो मैंने ना ये मान रखा है कि बेटा m1 बड़ा है और m2 छोटा है, इसलिए m1 नीचे जा रहा है और m2 ऊपर आ रहा है। अगर बेटा m2 बड़ा होता तो ये नीचे आ रहा होता, ये ऊपर जा रहा होता, ठीक है। हाँ बेटा मैंने क्या माना, एक्सेलरेशन है ऊपर तो बेटा नेट फोर्स भी ऊपर, नेट फोर्स ऊपर तो पक्की बात है कि t बड़ा है और m2g छोटा है, और ऊपर की तरफ नेट फोर्स आएगा ऑफ कोर्स बेटा t माइनस m2g, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। बेटा ध्यान से देखिएगा, t और e दो अननोन है और दो अननोन को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। बेटा दो इक्वेशन निकाल के बैठे हैं, दोनों इक्वेशन को जैसे ऐड करोगे बेटा a आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो a गायब हो जाएगा, t आ जाएगा, तो अपन निकाल सकते हैं। दोनों इक्वेशंस को ऐड करना, बेटा ऐड करते ही t गायब, और मेरे पास आ गया m1g माइनस m2g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू a। बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है m1 माइनस m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, याद रख सकते हो, अच्छा रिजल्ट। हालांकि निकालने में कौन सा टाइम लग रहा है, बट एक्सेलरेशन वैल्यू होगी m1 माइनस m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। अगर टेंशन निकालनी हो तो इन दोनों को डिवाइड भी कर सकते थे, डिवाइड करते ए गायब, टेंशन आता। ये बेटा इस ए को उठाओ और यहां रख दो, तुम्हारे पास इक्वेशन आ जाएगी बेटा क्या, m1g माइनस टी इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए। बेटा ए की वैल्यू आ गई है m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2।
बेटा सॉल्व करते ही टेंशन की बेटा वैल्यू आ गई है 2 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2। ये बेटा आपके टेंशन की वैल्यू है। अगेन बेटा मुझे तो ऐसा लगता नहीं कि कोई याद करने वाला रिजल्ट है, बट स्टिल बेटा आप देख लो, आपको याद करना हो तो। बाकी बेटा मेरे ख्याल से तो ठीक है, सवाल से तो कुछ नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं बेटा हिंज फोर्स निकाल पाओगे, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल निकाल पाएंगे। अगर ये हमारा पुल्ली है तो पुल्ली पर कौन से फोर्स हैं? पुल्ली पर सबसे पहले कैपिटल mg नीचे है, रस्सी बेटा टेंशन T से नीचे खींच रही है, इधर वाली रस्सी बेटा टेंशन T से नीचे खींच रही है, और ऊपर की तरफ इन सबको बैलेंस करने के लिए हिंज फोर्स है। भले ही ये दोनों ब्लॉक ऊपर नीचे जा रहे हो, लेकिन ये तो पक्का है कि बेटा ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये तो कहीं नहीं जा रहा, इसका एक्सेलरेशन तो जीरो है। और अगर इसका एक्सेलरेशन जीरो तो पक्की बात है कि नेट फोर्स भी क्या होना चाहिए? जीरो। इसलिए ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि सर ऐसे केस के अंदर हमारा जो हिंज फोर्स आएगा बड़ा दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 2t प्लस कैपिटल mg। तो इट मीन्स दैट कि हिंज फोर्स इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस कैपिटल mg। ये बड़ा अपना हिंज फोर्स, ये बड़ा अपना हिंज फोर्स, ये बड़ा अपना हिंज फोर्स। थोड़ा ऐसे आप हिंज फोर्स निकाल सकते हो, बड़ा रस्सी में टेंशन निकाल सकते हो, वगैरह वगैरह, बड़ा इस तरह की बातें बड़े आराम से कर सकते हो। जब कभी सिर्फ 2 ब्लॉक हो और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम हो, उस टाइम बड़ा एक छोटी सी ट्रिक और है वो लगा सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि बिना ट्रिक के बड़ा आप लोगों ने कितने आराम से सारे काम को कर ही सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट एक छोटी सी ट्रिक और है जो बड़ा पता होने पर हमें हल्का सा टाइम और बचाती है। तो मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो बात, लेकिन बेटा ये बात सिर्फ तभी लगानी है जब ब्लॉक सिर्फ 2 ही हो, 2 क्या 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन सबका सेम होना चाहिए। तो एक छोटी सी बात और है, मैं ये कहूंगा कि बेटा छोटी सी ट्रिक और है, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। बेटा इट इज समथिंग लाइक दिस, देखिएगा बेटा कि इट इज नोन एज न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग। बेटा हम कहते हैं कि किस तरफ न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं बेटा? अपन स्ट्रिंग की तरफ लगा रहे हैं। बेटा क्या अर्थ बताता हूं। ये पुल्ली ठीक है बेटा, रस्सी से बड़ा ये मासलेस स्ट्रिंग, बड़ा मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, बड़ा ये पूरी मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस स्ट्रिंग। इस m1 मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है m1g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। इस m2 मास के ब्लॉक पर नीचे की तरफ लग रहा है m2g, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन। पुल्ली ने रस्सी पर बड़ा जरूर कोई ना कोई ऐसे फोर्स तो लगाए होंगे, क्योंकि जो रस्सी ना वो यूं अंदर आना चाहेगी। रस्सी अगर अंदर आना चाहेगी तो पुल्ली उस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, यूं कुछ ना कुछ तो फोर्स बड़ा लगाए होंगे, ठीक है। लेकिन वो सारे के सारे फोर्स बड़ा रस्सी के अलोंग नहीं है, ऐसे नॉर्मल डायरेक्शन में। अब मैं जानता हूं कि बेटा कहानी क्या है। इसका एक्सेलरेशन a ऐसे है, इसका एक्सेलरेशन a ऐसे। अब मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने वाला हूं अलोंग स्ट्रिंग, वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं, हॉरिजॉन्टल में नहीं, ये अलग ही जुगाड़ है बेटा। क्या? अलोंग स्ट्रिंग। तो रस्सी के अलोंग ऐसे यूं लगाने वाला हूं, ऐसे मैं न्यूटन्स लॉ लगाने वाला हूं ऐसे रस्सी के अलोंग। और कोई चीज इधर होगी तो उसको प्लस बोल देना, कोई इसके अपोजिट बेटा यूं होगी तो उसको माइनस बोल देना। और पूरे सिस्टम पर देखो बेटा कौन से फोर्स हैं। पूरे सिस्टम पर इस तरफ कौन से फोर्स हैं, पूरे सिस्टम को इधर की तरफ कौन ले जाना चाह रहा है? तो आप बोलोगे सर इस m1 को और इस m2 को, दोनों को इस तरफ ले जाना चाह रहा है ये m1g, और इस तरफ ले जाना चाह रहा है m2g। चलेगी किसकी? आप बोलोगे सर m1g की चलेगी, क्योंकि m1 बड़ा है और m2 छोटा है। तो m1g जो है बड़ा वो इस m1 और m2 मास के ब्लॉक को इधर ले जाना चाह रहा है। ये m2g जो है सारे सिस्टम को इधर ले जाना चाह रहा है। चलेगी किसकी? जो बड़ा है। कौन बड़ा है बेटा? m1 बड़ा है, m2 छोटा है। हमने मान रखा था शुरुआत में। तो पूरे सिस्टम पर जो एक्सटर्नल फोर्स है बेटा ध्यान देखना कौन से है। m1g है ऐसे तो उसको प्लस लेना, m2g है ऐसे बेटा
वो इधर की तरफ उसको माइनस लेना, तो नेट फोर्स आ गया है बेटा तेरा m1g माइनस m2g। क्या आ गया बेटा? m1g माइनस m2g। सर टेंशन क्यों नहीं लिख रहे बेटा? अगर इस टेंशन को अगर लिखूंगा तो ये टेंशन ले जाना चाहिए ऐसे, मतलब माइनस, ये टेंशन ले जाना चाहिए ऐसे, मतलब बेटा क्या आ गई? प्लस। तो बेटा क्या हो गए? कैंसिल। और ये नेट फोर्स किसको ले जाना चाह रहे हैं? सिर्फ m1 को? आप लोग ना सर, m1 प्लस m2 को इधर ले जाना चाह रहे हैं प्लस साइड में। तो आप बोल सकते हो दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास। बेटा मास कितना हो गया सिस्टम का? m1 प्लस m2 इंटू ए। तो एक लाइन में आप इस तरह से एक्सेलरेशन बड़े आराम से निकाल सकते हो। बेटा आंसर आपका एग्जैक्टली वही आएगा, कोई नया आंसर नहीं आ जाएगा। ठीक है बेटा, बढ़िया। तो इस तरह का बेटा हम काम कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क तो नहीं था, है ना। चलिए बच्चों, हम इसी तरह के बेटा और सवाल करते हैं जिसके अंदर हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना भी सीखेंगे और सारे के सारे बेटा बातें अपन बढ़िया से सीखेंगे। तो ये एटवुड मशीन तो बेटा थ्योरी थी, लेकिन अब थ्योरी नहीं है, अब सवाल है। लेकिन सवाल होंगे वैसे ही जैसे मैंने आपको एटवुड मशीन के सवाल कराए हैं। ठीक है, तो सुनो बेटा, कहानी क्या है। कहानी ऐसी है कि बेटा ये हॉरिजॉन्टल, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ये फिक्स्ड है, इसका एंगल है थीटा। ठीक है बेटा, ये बेटा तेरा एक आइडियल पुल्ली है, मतलब बेटा स्मूथ पुल्ली है, बीचों बीच से बेटा अपन ने इसको हिंज कर रखा है, बढ़िया भन्नाट। इस पर बेटा अपन ने धागा लपेट रखा है ऐसे। आइडियल स्ट्रिंग है बेटा। यहां पर बेटा मैंने एक m1 मास का ब्लॉक लगा रखा है, यहां बेटा मैंने एक m2 मास का ब्लॉक लगा रखा है। इस m2 मास के ब्लॉक को बेटा अपन लोगों ने ऐसे यूं एक मासलेस स्ट्रिंग से बांध रखा है। ये बेटा आपकी मासलेस स्ट्रिंग। फेयर एनफ बेटा, ये इंक्लाइंड प्लेन, ये फिक्स, सारी सरफेस बेटा स्मूथ, सब आइडियल कंडीशंस। बेटा पुल्ली भी अपना स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। बेटा पुल्ली जो है उसका खुद का बेटा कोई बहुत ज्यादा मास नहीं बेटा, इट इज मासलेस पुल्ली, स्मूथ भी बेटा। ठीक है, फाइंड बेटा, बीचों बीच से अपने इसको इंच कर रखा है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, बेटा ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन निकालो। एंड फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, बेटा रस्सी में टेंशन निकालो। इतना सा काम है बेटा, कोई बहुत बड़ा काम नहीं। बेटा मुझे पता नहीं कि m1 बड़ा है या m2 बड़ा है, तो किसी को बड़ा मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा प्लस माइनस का अंतर आएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा उसमें। तुम बिल्कुल मान लो जिसको बड़ा मान रहा हो। मैं मान रहा हूं कि m1 खूब बड़ा है। m1 मास के ब्लॉक पर FVD बनाओ बेटा। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले नीचे की तरफ m1g, रस्सी तन जाएगी सर, रस्सी खींचेगी ऊपर की तरफ टेंशन T से। मैं मान लेता हूं कि ये वाला ब्लॉक आ रहा है नीचे की तरफ A से। अब तुम इतना तो समझते बेटा कि ये वाला ब्लॉक जितना नीचे आएगा उतना ही ये वाला ब्लॉक अप द इंक्लाइन जाएगा। इसकी वेलोसिटी जितनी नीचे होगी, इसकी वेलोसिटी इसकी उतनी अप द इंक्लाइन होगी, क्योंकि रस्सी की लेंथ तो फिक्स है। इसलिए अगर ये मान लो 5 सेंटीमीटर नीचे आया तो बेटा ये 5 सेंटीमीटर अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जाएगा। तो पक्की बात है कि इसका डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड में सेम, इसकी वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में सेम, तो इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड में सेम, तो इसका एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। इस m2 मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्स लग रहे हैं? तो आप बोलोगे सर यहां पर अगर टेंशन T, तो सारी रस्सी में टेंशन T बेटा, यहां भी टेंशन T। बस रस्सी यहां पर पुल्ली को खींच रही नीचे। पुल्ली स्मूथ है तो यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां पर भी तो टेंशन T, यहां टेंशन T। आइडियल रस्सी बेटा, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, यहां टेंशन T, तो बेटा यहां पर भी टेंशन T। लेकिन हम जानते हैं कि T अच्छी खासी बड़ी बेटा, तब इसको ऊपर ले जा रही है। इस m2 मास के ब्लॉक पर और कौन से फोर्स हैं? नीचे की तरफ है m2g। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो तेरा m2g है उसके दो कंपोनेंट कर। भाई
मोशन तो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, तो कम से कम सारे के सारे फोर्सेस को अलोंग इंक्लाइन प्लेन दिखाने की कोशिश करो। ये जो m2g है बेटा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, मैं सिखा चुका हूं बेटा आपको पहले भी। अगर ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा बेटा, ये ऑपोजिट थीटा, एक m2g का कंपोनेंट आएगा इस तरफ बेटा, दैट कंपोनेंट इज m2g का cos थीटा। एक कंपोनेंट बेटा इस तरफ आएगा बेटा, दैट इज m2g का sin थीटा। और तो और बेटा ये जो ब्लॉक है इसका इंक्लाइन प्लेन्स के साथ कांटेक्ट भी है, तो बेटा एक कांटेक्ट फोर्स भी आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी आएगा, ये इंक्लाइन प्लेन्स को पुश करेगा, और जिस फोर्स से पुश करता है अरे भाई उसी फोर्स को तो हम बेटा क्या बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। वी आर वेरी श्योर कि इस ब्लॉक का इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब इस तरफ नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो नॉर्मल की बेटा वैल्यू आएगी आपके पास m2g का cos थीटा। काम बन जाएगा। m1 मास के ब्लॉक का एक्सेलरेशन है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो नेट फोर्स भी होना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड्स, तो m1g बड़ा होना चाहिए, t छोटा होना चाहिए। नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ, कितना आएगा, आप बोलोगे सर नेट फोर्स आएगा नीचे की तरफ m1g माइनस टी, एंड दिस मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स अप द इंक्लाइन, तो फोर्स भी अप द इंक्लाइन। इधर की तरफ फोर्स है कितना, t इधर है, और अपोज कौन कर रहा है, m2g sin थीटा। देन हम जानते हैं कि t बड़ा है और m2g sin थीटा छोटा है, तो नेट फोर्स आएगा अप द इंक्लाइन, कितना आएगा, t माइनस m2g sin थीटा। टेंशन माइनस m2g sin थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू m2 इंटू a। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। a और t कितने अननोन हैं, 2, उनको सॉल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए, 2 बड़ा बना रखी है। ऐड करोगे तो t गायब, a आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो a गायब, t आ जाएगा। ऐड किया तो मेरे पास आ गया m1 माइनस m2g sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। बड़ा ही आंसर आ गया। देखो बेटा एक बात तो बोलूं कि अगर m1 की वैल्यू m2, अरे सॉरी बेटा g बाहर आएगा, m2 sin थीटा इंटू जी। अगर m1 की वैल्यू m2 sin थीटा से अगर बड़ी हुई तो ये वाली टर्म पॉजिटिव आएगी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। एक्सेलरेशन पॉजिटिव आने का मतलब है कि हमने डायरेक्शन भी बिल्कुल सही ली है। अगर मान लो m1 की वैल्यू m2 sin थीटा के बराबर हो गई तो उस केस में आप जानते हो कि एक्सेलरेशन बेटा क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर मान लो बेटा m1 छोटा हुआ और m2 sin थीटा बड़ा हुआ तो ये वाली टर्म बेटा नेगेटिव आएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, इसके लिए सवाल वापस नहीं करना, बस इतना बोलते ना कि सर एक्सेलरेशन इस तरफ नहीं होगा, एक्सेलरेशन इस तरफ होगा, इसका एक्सेलरेशन ऐसे होगा। तो किसी बच्चे ने बेटा अगर मान लो कि एक्सेलरेशन इसका इधर माना और इसका ऊपर माना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस उसका आंसर आया होगा m2 sin थीटा माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। तो उससे बड़ा कोई बहुत बड़ा इतना फर्क नहीं पड़ेगा, आप कैसे भी मान के बेटा सवाल कर सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं आना चाहिए। आई होप यू गेट द पॉइंट। सर टेंशन बेटा ए को उठाओ रख दो, टेंशन आ जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू आ गई बेटा, कितनी आ गई है, m1g माइनस m1 इंटू ए की वैल्यू बेटा क्या है, m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। बेटा नीचे मेरे पास m1 प्लस m2 बेटा कॉमन आ गया, मेरे पास आ गया m1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 माइनस m1 का स्क्वायर प्लस m1 m2 sin थीटा इंटू जी। ये m1 का स्क्वायर कैंसिल, और टेंशन की बड़ा वैल्यू आ गई है m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2 इंटू बेटा क्या 1 प्लस साइन थीटा। ये बेटा आपकी टेंशन आ गई, बढ़िया है। आपकी टेंशन मतलब बेटा क्या, रस्सी में टेंशन आ गई, ठीक है। ये बड़ा आंसर आ गया, बढ़िया आंसर है, क्या दिक्कत है इसमें, बढ़िया। आगे चलते हैं, एक छोटा सा काम और बेटा, थोड़ा है बढ़िया है, सुनो इस काम को। मैं ना ये निकालना चाहता हूं कि हिंज ने पुल्ली पर कितना फोर्स लगाया। ये काम और कर दो यार, तो एक दो छोटी छोटी बातें और सीख जाएंगे। एक जेई का सवाल है एडवांस का,
बड़ा वो हालांकि इससे आसान था बट वो भी इसी बहाने हो जाएगा। बड़ा लिखेगा इस बात को, फाइंड हिंज फोर्स ऑन पुल्ली। बेटा पुल्ली पर हिंज फोर्स बताओ, बताएंगे बेटा। पुल्ली की एफबीडी बनाओ, ये रहा पुल्ली। पुल्ली बेटा मासलेस है तो उसका खुद का मास तो है नहीं बेटा। टेंशन हैं ऐसे ऐसे, एक टेंशन है बेटा टी ऐसे, अगली टेंशन है टी ऐसे। दोनों टेंशन्स के बीच में एंगल कितना है मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं बेटा। देखना ये एंगल थीटा, ये 90, तो बेटा ये 90 माइनस थीटा, ठीक है ना। इन दोनों टेंशन्स के बीच में अगर एंगल 90 माइनस थीटा है तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा बिल्कुल बीचों बीच और उसकी वैल्यू होगी बेटा, बताना कितनी होगी बेटा। दो वेक्टर जोड़ने आते ना बेटा, फॉर्मूला होगा टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स टी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज रूट ऑफ 2t स्क्वायर बाहर 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है ना। दैट इज ये बड़ा फोर्स। हिंज फोर्स पक्की बात है कि इसके जस्ट अपोजिट लगेगा। क्यों? क्योंकि हिंज बेटा चाहता नहीं कि पुल्ली कहीं जाए, और बेटा पुल्ली कहीं नहीं जाए तो जितना फोर्स टेंशन का अंदर की तरफ बेटा उतना हिंज फोर्स बाहर की तरफ। तो आप बड़ा आराम से बोल सकते हो कि सर हिंज फोर्स की वैल्यू आ गई है रूट 2 टाइम्स रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा टाइम्स टी बेटा आपकी ये है, रखना चौड़ा रख सकते हैं। ये अपना आंसर है, ये अपना आंसर, ये हिंज फोर्स है। कोई पूछना चाहिए बता सकते हैं। आगे चले बेटा, हमने बेटा सारा काम कर लिया। कितने बढ़िया से अपन लोगों ने न्यूटन्स लगाया, क्या आराम से इक्वेशंस लिखी, अच्छे से उनको सोल्व की। लेकिन कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि सर इसमें भी सर मैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अलोंग स्ट्रिंग लगा सकता हूं क्या? हाँ बेटा बिल्कुल लगा सकते हो। भाई दो ब्लॉक हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, और मैंने बता रखा है कि जब भी एक्सेलरेशन सेम होगा तो आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा अलोंग स्ट्रिंग लगा सकते हो। तो कोई बच्चा जिद पकड़ ले तो उसको बता रहा हूं कि बेटा इसमें भी आप लगा तो सकते हो, और एक लाइन में आपका आंसर भी आ जाएगा। बेटा क्या कहानी थी देखना, ये पुल्ली था बेटा, ये मेरे ख्याल से M2 मास का ब्लॉक था, ये बेटा रस्सी ऐसे थी, ये बेटा एक पुल्ली था। अलोंग द स्ट्रिंग बेटा कौन से फोर्स, इस पर बेटा नीचे की तरफ है M1G, इसमें टेंशन है T बेटा, वही टेंशन T इसमें ऐसे। M2G के बेटा दो कंपोनेंट आए थे, ये वाला कंपोनेंट आएगा M2G साइन थीटा, ये वाला कंपोनेंट आएगा M2G कोस्टा, ये आएगा नॉर्मल। मुझे इस फोर्स में और इस फोर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ रस्सी के अलोंग वाले फोर्स में है। मतलब रस्सी ऐसे है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ इन फोर्सेस में इंटरेस्ट है जो ऐसे ऐसे लग रहे हैं। अब देखना बेटा, मैं जानता हूं कि M1G वाला जो फोर्स है, M1G वाला जो फोर्स है वो इस M1 और M2 दोनों को यू घुमाना चाह रहा है, और M2G साइन जो है वो इस M1 और M2 को यू घुमाना चाह रहा है। बल्कि अगर M1G की वैल्यू और M2G साइन की वैल्यू अगर बराबर हुई तो बेटा दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे और बेटा नेट एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। हमारा आंसर भी ऐसे आया था, याद करो कि M1 की जब वैल्यू M2 साइन के बराबर थी तो एक्सेलरेशन जीरो आया था अपना। अगर M1G की वैल्यू बड़ी हुई और M2G साइन की वैल्यू छोटी हुई तो पक्की बात है कि ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा, तो कुल मिलाकर यूं जाएंगे दोनों के दोनों ऐसे, ये नीचे ये ऊपर। अगर M2G साइन बड़ा हुआ और M1G छोटा हुआ तो ऑफ कोर्स ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा, और सारा अरेंजमेंट यूं घूमेगा ऐसे। अगेन अपना आंसर ऐसे आया था। लेकिन बेटा हम तो चलो अलोंग द स्ट्रिंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाने वाले, किसी एक साइड को बड़ा प्लस बोल दो, इधर घुमाने को बड़ा मैं बोल रहा हूं प्लस, और इधर उल्टा घुमाने को बोल रहा हूं माइनस। इस पूरे सिस्टम पर कौन से फोर्स हैं? इधर की तरफ घुमाना चाह रहा है M1G, अपोजिट डायरेक्शन में कौन घुमाना चाह रहा है? M2G साइन थीटा। सर टेंशन क्यों नहीं लिख रहे बेटा? अगर ये वाली टेंशन लिखूंगा तो नेगेटिव में आ जाएगी, ये वाली टेंशन लिखूंगा तो पॉजिटिव में आ जाएगी। टेंशन बेटा क्या आएगी? नेट जीरो। क्यों जीरो आई बेटा? समझ तो इस बात को,
ये वाले टेंशन को बड़ा मैं नेगेटिव लिखना पड़ेगा, इस वाले टेंशन को पॉजिटिव लिखूंगा, तो बड़ा ऐड करोगे इतने बड़ा उनका सम तो क्या आएगा 0। और हम जानते हैं कि बेटा ये तो इंटरनल फोर्स होकर बेटा कैंसिल तो आउट होने ही होने थे। एंड दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन। पूरे सिस्टम का मास है कितना भाई, ये वाला फोर्स किसको घुमा रहा है, सिर्फ अकेले M1 को? आप लोगों ना सर, M1 और M2 दोनों को मिलाकर यू घुमा रहा है, तो बड़ा मास आ गया आपका M1 प्लस M2। आंसर बेटा आप समझ गए, वही है बेटा जो अपन ने पहले निकाल रखा है बेटा, वही आपका आंसर वापस से रिपीट हुआ है एक तरह से। फेयर एनफ। तो बेटा ये हमारा आंसर है यार। चलिए बेटा नेक्स्ट है, आगे चलते हैं बेटा। ऐसा ही एक सवाल और, अगेन बेटा सवाल है, थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एडवर्ड मशीन की थी बेटा, अब तो सवाल है। एक छोटा सा सवाल और आपके पास बेटा, ये एक सरफेस, इस सरफेस पर ये एक इंक्लाइन प्लेन टाइप अरेंजमेंट, ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा बेटा, ये आपका इंक्लाइन प्लेन बेटा फिक्स है। इसके ऊपर बेटा एक पुल्ली है, यहां से हिंज कर रखा है बेटा, ये आपकी स्मूथ लाइट पुल्ली। बेटा लाइट मतलब वही मासलेस बोल दो बेटा, लाइट बोल दो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आपने ये बेटा मासलेस स्ट्रिंग यहां से बेटा एक M2 मास का ब्लॉक बांध दिया, और ये रस्सी लपेटते बेटा अपन ने ये M1 मास का ब्लॉक। रस्सी बेटा फिर से बोल दूं कि आइडियल है। आइडियल का बेटा क्या अर्थ है आप लोग जानते हैं, ठीक है बेटा, मचा दे अपन ने। ये M1 ये M2 बेटा, ये स्मूथ पुल्ली। अब हम जानते हैं इस बात को बेटा, दोनों ब्लॉक्स कैसे मूव करेंगे। ये अगर नीचे आएगा मतलब डाउन द इंक्लाइन आएगा, तो ये अप द इंक्लाइन जाएगा। ये अगर डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो ये अप द इंक्लाइन जाएगा। डिपेंड करता है कौन सा बड़ा है, अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है वगैरह वगैरह, इस बात पर डिपेंड करती है। आप तो कोई सा मान लो कि ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है। आप इतना जानते हो कि ये जितना नीचे आएगा डाउन द इंक्लाइन आएगा, ये उतना ही अप द इंक्लाइन जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन जितना डाउन द इंक्लाइन, उतना ही एक्सेलरेशन इसका अप द इंक्लाइन। ये एक्सेलरेशन अपन को निकालना है। फाइंड acceleration of each block, find tension in string। बेटा स्ट्रिंग में टेंशन निकालो, निकाल देंगे, क्या दिक्कत है। एफबीडी बनाते हैं बेटा, हम बेटा एफबीडी बनाते हैं। इस पर टेंशन T, तो यहां टेंशन T, स्मूथ है इसलिए यहां टेंशन T, मासलेस है इसलिए यहां पे टेंशन T। M2 मास के ब्लॉक पर सबसे पहले बेटा नीचे की तरफ तुम जानते हो M2G आएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, कई बार रिपीट कर चुका हूं इसलिए। इसके दो कंपोनेंट आएंगे, अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी M2G साइन बीटा, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो आएगा बेटा दैट विल बी M2G का कॉस बीटा। ये M2G कॉस बीटा और M2G साइन बीटा नए फोर्स नहीं है, ये M2G के ही दो पार्ट हैं, ठीक है ना। इस इंक्लाइन प्लेन ने जरूर बड़ा पुश किया होगा किसी न किसी फोर्स से इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज N2। ये M1 मास का ब्लॉक, इस पर सबसे पहले बड़ा नीचे की तरफ M1G, उसके दो कंपोनेंट आएंगे, अलोंग द इंक्लाइन जो कंपोनेंट आएगा बेटा दैट विल बी M1G का साइन अल्फा। इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा बेटा दैट विल बी M1G का कॉस अल्फा। इधर की तरफ बेटा कुछ ना कुछ नॉर्मल आएगा बेटा, लेट्स से नॉर्मल इज N1। हम एक बात बहुत क्लियर जानते हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन।
इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, सो दिस फोर्स शुड बी इक्वल टू दिस फोर्स बिकॉज नेट फोर्स इन दिस डायरेक्शन मस्ट बी 0. इन द सेम वे n1 शुड बी इक्वल टू m1g का cos अल्फा. हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा एक्सेलरेशन निकालने के लिए बेटा किस तरफ, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग. अभी निकालते हैं. m1 मास पर बेटा बता ना, एक्सेलरेशन आपने मान रखा है डाउन द इंक्लाइन, तो नेट फोर्स भी आना चाहिए डाउन द इंक्लाइन. तो m1j sin अल्फा पक्की बात है कि बड़ा है और t छोटा है. नेट फोर्स आएगा ऐसे बेटा ऐसे, और वो फोर्स आएगा दिस माइनस दिस. बेटा लिखना, मेरे ख्याल से बेटा वैल्यू आ गई है m1g sin अल्फा माइनस टी शुड बी इक्वल टू m1a. m2 मास के ब्लॉक को देखो बेटा, इसका एक्सेलरेशन है अप द इंक्लाइन, नेट फोर्स भी आना चाहिए अप द इंक्लाइन. टी बड़ा है, m2j sin बीटा छोटा है, पक्की बात है. क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अप द इंक्लाइन तो नेट फोर्स भी अप द इंक्लाइन, तो ये बड़ा और ये छोटा. अप द इंक्लाइन बड़ा फोर्स आएगा t माइनस m2g sin बीटा and that must be equals to mass into acceleration. But there are two equations and only two unknowns, a and t. These are two unknowns and we need only two equations for that. दो इक्वेशन दो वेरिएबल बड़ा बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे. बड़ा इनको सॉल्व कर लीजिए. जैसे दोनों इक्वेशंस को बड़ा ऐड करोगे तो बड़ा मेरे ख्याल से t आ जाएगा, सॉरी a आ जाएगा. डिवाइड करोगे तो t आ जाएगा. दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास आ गया m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा अपॉन m1 प्लस m2 into g is your acceleration. And as you can see that कि बेटा यह एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव हो सकता है. अगर m2 sin बीटा m1 sin अल्फा से बड़ा हुआ तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा. एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, इसका ये अर्थ नहीं कि हम सवाल फिर से करेंगे. एक्सेलरेशन नेगेटिव होने का अर्थ ये है कि इसका एक्सेलरेशन नीचे आ जाएगा और इसका एक्सेलरेशन ऊपर आ जाएगा. जो हमने मान रखी थी उन डायरेक्शंस के अपोजिट आ जाएगा. बस उससे तो कोई अर्थ नहीं है. अगर m1 sin अल्फा की वैल्यू और m2 sin बीटा की वैल्यू बराबर हुई तो पक्की बात है कि आपका एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा. टेंशन कैसे आएगी? एक को उठाओ बेटा यहां रख दो और एक को उठाकर बेटा यहां पर रखा तो टेंशन की वैल्यू आ गई है m1g sin अल्फा माइनस m1a. बेटा a की वैल्यू कितनी है? m1 sin अल्फा माइनस m2 sin बीटा इंटू g अपॉन m. बड़ा देखना टेंशन कितना आ गया. m1g sin अल्फा m1g स्क्वायर sin अल्फा. बड़ा वो तो m1 स्क्वायर कैंसिल, मेरे पास आ गया m1 m2g sin. ओ बेटा मेरे पास आंसर आ गया m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2. बड़ा ब्रैकेट में बेटा मेरे ख्याल से आ गया sin अल्फा प्लस sin बीटा. ये बेटा हमारे पास आंसर. ये टेंशन की वैल्यू आ गई. बढ़िया बेटा, अच्छा आंसर है बेटा, बढ़िया से कर दिया अपन ने यार. आगे चले. एक बात और बेटा कि कोई बच्चा कर दे कि सर ये वाला एक्सेलरेशन क्या हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं? हाँ बेटा निकाल सकते हैं. कैसे? बेटा वही तरीका अपना कौन सा, न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग. बेटा ये न्यूटन्स लॉ अलोंग स्ट्रिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, जुगाड़ है बेटा ये, जस्ट है ना. ठीक है, अपन ने जुगाड़ निकाल रखा और कुछ नहीं है. ठीक है, अलोंग द स्ट्रिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं. ठीक है, हमने मान रखा है कि ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, तो ऐसे स्ट्रिंग के अलोंग न्यूटन्स लगा रहे हैं. स्ट्रिंग के अलोंग तो यूं कोई चीज हुई तो उसे हम प्लस लिखेंगे और यूं कुछ हुआ तो उसको माइनस. अलोंग द स्ट्रिंग अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा रहे हैं तो स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर में ये जो n1 m1g cos अल्फा इनको लिखने की जरूरत नहीं है. ये n2 और m2g cos बीटा को लिखने की जरूरत नहीं है. अब देखना बेटा, इस m1 और m2 दोनों को ऐसे ले जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल? आप बोलोगे सर m1g sin अल्फा, वो तो यूं ले जाना चाह रहा है, और m2g sin बीटा इस m1 और m2 को यूं ले जाना चाह रहा है. किसकी चलेगी? अगर m1g sin अल्फा बड़ा हुआ और m2g sin बीटा छोटा हुआ तो पक्की बात है बेटा ये वाला फोर्स बड़ा और ये वाला फोर्स छोटा और सारा एक्सेलरेशन यूं आएगा. आप बोलोगे सर हमारा रिजल्ट भी यही कह रहा है. अगर
m2g साइन बीटा बड़ा हुआ और m1g साइन अल्फा छोटा हुआ, तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा और ये वाला फोर्स छोटा होगा, सारा सिस्टम बड़ा यूं आएगा, इसका एक्सेलरेशन नीचे आता है, इसका एक्सेलरेशन ऊपर आता। हमारा जो आंसर है वो भी ये कह रहा है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब हमने डायरेक्शन जो मानी वो एक्जैक्टली अपोजिट हो जाएगी। अगर m1g साइन अल्फा की वैल्यू और m2g साइन बीटा की वैल्यू बराबर हुई तो दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे और बड़ा पूरे सिस्टम का नेट एक्सेलरेशन आ जाएगा 0। हम तो आंसर निकालने वाले थे ना, भूल गए बेटा, चलो निकालते हैं। हम मान लेते हैं कि ये m1g साइन अल्फा बड़ा है और m2g साइन बीटा छोटा है, तो पूरे सिस्टम को इधर ला रहे हो बेटा, कितने फोर्स से, दिस माइनस दिस, इधर प्लस इधर माइनस, तो नेट फोर्स मेरे पास आ गया है बेटा m1g साइन अल्फा माइनस m2g साइन बीटा, एंड नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू सिस्टम का मास। बड़ा सिस्टम का मास कितना है, m1 प्लस m2 इंटू ए। बड़ा वही आंसर आ गया जो मैंने निकाल रखा। बड़े आराम से आप इस तरह से बोल सकते हैं कि वही एक्सेलरेशन वापस हमारे पास आ ही जाएगा। बड़ा समझ गए इस बात को, बढ़िया अच्छा सवाल है बेटा, आराम से बेटा इस बात को हम समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा टास्क है नहीं यार, है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट अगला काम करते हैं बेटा। हमने बेटा काफ़ी हद तक है ना ये न्यूटन्स लॉ वगैरह लगाना सीख गए हैं, कैसे FBD बनानी है बेटा, कैसे न्यूटन्स लॉ लगाना है, ठीक है बेटा, कैसे एक्सेलरेशंस बराबर करने हैं, पॉजिटिव नेगेटिव आने का क्या अर्थ है। हम बहुत सारी बातें बेटा इसी बहाने से हम सीख तो गए, बट एक तरह का सवाल और देखिए। वो सवाल बेटा न्यूटन्स लॉ से तो इतना रिलेटेड नहीं है, थोड़ा ऐसे कैलकुलस रिलेटेड सवाल है, लेकिन बेटा इस तरह का सवाल आप ना अपनी जो एक्स्ट्रा एज वाली शीट है उसमें देखोगे तो बेटा मैं आपको करा भी देता हूं। ठीक है, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है, अच्छा खासा बड़ा बड़ा सरफेस है, इस बड़ी सरफेस पर एक m मास का बड़ा ब्लॉक है, इनिशियली बड़ा रेस्ट पे है, सरफेस बड़ा स्मूथ है, ब्लॉक जो है बड़ा इनिशियली तो रेस्ट पे। इस m मास के ब्लॉक पर बड़ा हम लोगों ने फोर्स लगाया ऐसे। फोर्स बड़ा कांस्टेंट नहीं है, बड़ा वेरिएबल है और उसकी वैल्यू है kT, मतलब टाइम के साथ लगातार बड़ा फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। और जो फोर्स है बड़ा ये हॉरिजॉन्टल से किसी फिक्स्ड एंगल पे लग रहा है, थीटा पे, बड़ा एंगल गिवन है। ठीक है ना, सवाल है बेटा छोटे छोटे रिलेट करने वाले से सवाल है कि बेटा पहला सवाल हो जाए, फिर दूसरा हो जाए, फिर तीसरा हो जाए, आपस में एक दूसरे को रिलेट करने वाले सवाल हैं, तो दे कैन बी डन वेरी इजीली। बेटा ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ठीक है ना। सवाल ऐसा है, फाइंड द टाइम व्हेन block leave off the ground। बेटा लीव ऑफ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड से कांटेक्ट लूज करेगा, किस टाइम पर लूज करेगा बेटा बताना है। ठीक है ना, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट दिस टाइम। बेटा इस टाइम पर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है वो बताओ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक एट दिस टाइम। बेटा इस टाइम पर उस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा वो भी बताओ। इतने सारे सवाल है बेटा, अभी करते हैं। इस m मास के ब्लॉक पर कौन से फोर्सेस हैं। इस m मास के ब्लॉक पर बेटा सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ग्राउंड ने बेटा कोई ना कोई नॉर्मल लगाया है। ये नॉर्मल जो बेटा क्यों लगा आप हल्का फुल्का जानते हो, ग्राउंड ने बेटा इसको पुश किया ऊपर की तरफ, टच कर रहा है बेटा ग्राउंड, उसको पुश कर रहा है। ये जो बेटा फोर्स है kT, बेटा इसके दो कंपोनेंट हैं, सामने की तरफ आएगा बेटा kT का cos थीटा और ऊपर की तरफ आएगा बेटा kT का sin थीटा। अब बेटा सुनना मेरी बात,
शुरुआत में हम जानते हैं कि t इज इक्वल्स टू 0 है, अच्छी बात है। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, वैसे वैसे ये वाला फोर्स बढ़ेगा, ये वाला फोर्स बढ़ेगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शनल कंपोनेंट भी बढ़ेगा। सर उससे क्या? बेटा उससे ये कि हम जानते हैं कि बेटा शुरुआत में हमारा जो m मास का ब्लॉक है ये बेटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इकलौता फोर्स है kt का cos थीटा, तो इसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो आएगा। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में शुरुआत में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि ग्राउंड टच कर रहा है, और ग्राउंड अगर टच कर रहा है तो ग्राउंड ने ऊपर की तरफ कोई ना कोई नॉर्मल फोर्स लगा रखा है, और अगर ग्राउंड टच कर रहा है तो पक्की बात है कि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। तो आप कह सकते हो कि n प्लस kt का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू mg। तो किसी भी टाइम पर आप नॉर्मल की वैल्यू को आप कह सकते हो कि दैट इज mg माइनस kt का साइन थीटा। जैसे जैसे बड़ा समय बीतेगा वैसे वैसे बड़ा एक kt का साइन थीटा लगातार बढ़ेगा, जैसे बड़ा kt साइन थीटा का बड़ा वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, वैसे वैसे ऑफ कोर्स बड़ा आपके नॉर्मल की वैल्यू लगातार घटेगी। ऐसे ही अगर नॉर्मल लगातार घटता गया घटता गया घटता गया घटता गया तो कभी ना कभी बेटा नॉर्मल तो जीरो हो जाएगा, और अगर नॉर्मल जीरो हो गया तो इस बात का यह अर्थ निकला कि जो नीचे वाली सरफेस है उसने इस ब्लॉक को, जो ऊपर ब्लॉक पड़ा है, इसको ऊपर की तरफ पुश करना बंद कर दिया है, और पुश करना बंद कर दिया है इसका मतलब दिस इज द इंस्टेंट एट विच जस्ट द ब्लॉक इज अबाउट टू लीव ऑफ द ग्राउंड। इस टाइम पर बड़ा नीचे वाले सरफेस से जस्ट कांटेक्ट ये लूज करने वाला है। तो हमेशा इस बात को बड़ा याद रखना कि कांटेक्ट लूज करना या फिर लीव ऑफ द ग्राउंड या लीव ऑफ द सरफेस, इस तरह के शब्द आए इसका मतलब इस इंस्टेंट पर आपका जो नॉर्मल है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर नॉर्मल जीरो ना होता तो इसका मतलब तो नीचे वाली जमीन पुश कर रही है, और अगर पुश कर रही है तो पक्की बात है कि कांटेक्ट तो है ही है। तो लगातार जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे ये वाला फोर्स बढ़ा, ये वाला फोर्स बढ़ा तो इसका ऊपर वाला कंपोनेंट बढ़ा, उसका ऊपर वाला कंपोनेंट बढ़ा तो नॉर्मल लगातार घटता गया, और नॉर्मल घटते 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 कभी ना कभी जीरो हुआ। जैसे आपके नॉर्मल की वैल्यू जीरो हुई बेटा उस टाइम पर द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू लीव ऑफ द ग्राउंड, द ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू लूज कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड। ऐसे वर्ड्स बड़ा याद रखने हैं, और इसका हमेशा यही अर्थ निकालना है कि बेटा नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे ही बेटा हमने नॉर्मल की वैल्यू जीरो की, बेटा जीरो करना तो जीरो मस्ट बी इक्वल टू mg माइनस kt का साइन थीटा, और सोल्व करते बेटा हमारे पास टाइम की वैल्यू आ गई। बेटा कितनी वैल्यू आ गई है, mg अपॉन k साइन थीटा। तो जिस टाइम पर बेटा mg की वैल्यू k साइन थीटा होगी उस टाइम पर आपका बेटा ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स बराबर हो जाएगा, नॉर्मल आपका जीरो हो जाएगा, और नॉर्मल जीरो होते ही अर्थ ने बेटा पुश करना बंद कर दिया, और अर्थ ने पुश करना बंद कर दिया तो अर्थ सरफेस से बेटा जस्ट वो कॉन्टेक्ट लूज करने वाला। पहले वाले सवाल का बेटा आंसर हमारे पास आ गया है, दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू mg अपॉन k साइन थीटा। लेकिन जब ये टाइम होगा उस टाइम पर बेटा ये तो t इक्वल टू 0 पर बेटा ब्लॉक यहां पर था, उस टाइम पर ये वाला ब्लॉक जो है बेटा वो चलते चलते आगे तो आ जाएगा बेटा, तब तक ये ब्लॉक आगे आ जाएगा। इसके पास बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और इसका जरूर बेटा सामने की तरफ कोई ना कोई तब तक डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। अगले दोनों पार्ट्स के अंदर हमसे ये वेलोसिटी और ये डिस्प्लेसमेंट ही तो पूछ रखे हैं। बड़ा वेलोसिटी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा, चिंता मत करो। मेन चिंता इस बात की है कि क्या हम इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन लिख पा रहे हैं। आप होगा हाँ सर, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर जब जस्ट कांटेक्ट लूज करने वाला है इस पूरे रास्ते में वर्टिकल डायरेक्शन तो आपके फोर्सेस जीरो ही थे। सामने की तरफ एक इकलौता फोर्स था बेटा, कौन सा, kt cos थीटा, एंड दिस kt cos थीटा मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स है इस तरफ तो एक्सेलरेशन भी इस तरफ, और एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़े आराम से हमारे पास आ गई है k cos थीटा इंटू t अपॉन m। ये बड़ा हमारे पास आ गया है एक्सेलरेशन। क्या बेटा अपना एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? आप बोलोगे ना सर एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट बिल्कुल नहीं है, बल्कि समय के साथ लगातार एक्सेलरेशन की वैल्यू बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। अगर एक्सेलरेशन बेटा ऐसे लगातार बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, कोई बात नहीं। अगर एक्सेलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रहा है तो हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा याद कर रखी थी, सात इक्वेशन अपन ने याद कर रखी थी, उनमें से कोई से भी इक्वेशन वैलिड नहीं है। हम v इक्वल्स टू यू प्लस 18 नहीं लगा सकते, v इक्वल्स टू
बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी हम सिर्फ और सिर्फ तभी लगा सकते थे जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। अब बेटा एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, हम बेटा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी नहीं लगा सकते, कोई बात नहीं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी बेटा किसी न किसी इक्वेशन से तो आया ही था। कौन से इक्वेशन से आया था? आप बोलो सर इस इक्वेशन से आया था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इक्वल्स टू dv बाई dt। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन है एक्सेलरेशन की। एंड द एक्सेलरेशन इज बेटा k कांस्टेंट cos थीटा कांस्टेंट m कांस्टेंट इनटू t। बेटा dt को ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन m इंटू t dt। बेटा इंटीग्रेट शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी। किसी भी टाइम t पर बेटा लेट से बेटा वेलोसिटी इज v। किसी भी टाइम पर अगर आपको वेलोसिटी चाहिए बेटा हम निकाल सकते हैं। और बेटा वेलोसिटी की वैल्यू आगे बेटा इंटीग्रेशन करना, v इज इक्वल्स टू k cos थीटा t स्क्वायर अपॉन 2m। ये बेटा किसी भी टाइम पर आपकी वेलोसिटी, एज यू कैन सी दैट दिस वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम का स्क्वायर। सर मुझे तो आपने उस टाइम पर वेलोसिटी पूछी है जिस टाइम पर हमारा ऑब्जेक्ट जस्ट लीव ऑफ करता है। कोई बात नहीं बेटा, जिस टाइम पर लीव ऑफ कर रहा है उस टाइम बेटा वेलोसिटी होगी k cos थीटा अपॉन 2m इंटू टाइम का स्क्वायर। टाइम का स्क्वायर इज m स्क्वायर g स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बेटा k से k कैंसिल, और इस टाइम पर बेटा आपकी जो वेलोसिटी है बेटा वो आ गई है। मैं लिख देता हूं बेटा कितनी वेलोसिटी आई, मैं बेटा लिख देता हूं कितनी वेलोसिटी है बेटा। ये तो k तो बेटा कैंसिल हो गया। वेलोसिटी आ गई है m स्क्वायर g स्क्वायर cos थीटा अपॉन बेटा एक m कैंसिल होगा 2 अपॉन 2 टाइम्स k साइन स्क्वायर थीटा, 2 टाइम्स k साइन स्क्वायर थीटा। बेटा हमारे पास वेलोसिटी आ गई। ये हर टाइम पर वेलोसिटी बेटा, ये टाइम, ये सिर्फ कौन से टाइम पर वेलोसिटी है? जिस टाइम बेटा आपका जो ब्लॉक है वो जस्ट लीव ऑफ करने वाला ही, बस उस टाइम की वेलोसिटी। सर मुझे किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। बेटा किसी भी टाइम पर अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए आप बड़ा आराम से कह सकते हो। अगेन बेटा डिस्प्लेसमेंट के लिए आप s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो सर फिर क्या कर सकते हैं? बेटा फिर तो एक ही चारा बचता है, और वो ये है कि ये जो वेलोसिटी हम लोगों ने निकाल रखी है बेटा इसको आप लिख दो dx बाई dt। ये हमारी बेटा वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन है कि वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। dt को ऊपर ले जाओ, मेरे पास आ गया dx इक्वल्स टू k cos थीटा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर dt। इंटीग्रेट शुरुआत में जब टाइम जीरो था तो बड़ा आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था। किसी भी टाइम t पर आपका डिस्प्लेसमेंट लेट से x, द इंटीग्रेशन हैज टर्न्ड आउट टू बी x इक्वल्स टू k cos थीटा। बेटा टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब अपॉन 3, बेटा नीचे 6 आ गया। तो किसी भी टाइम पर बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया ये। सर मुझे तो इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए बेटा, इस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकाल ली हो। आप कह सकते हो कि x इक्वल्स टू बेटा क्या, k cos थीटा अपॉन 6m इंटू टाइम की पावर 3। बेटा टाइम की पावर 3 कैन गिव मी m क्यूब g क्यूब अपॉन k क्यूब साइन क्यूब थीटा। बेटा कुछ थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है क्या? मेरे ख्याल से बेटा एक k की पावर निपट जाएगी, बेटा एक m की पावर निपट जाएगी, कुछ तो ठीक ठाक बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा? हमारे पास ये बन जाएगा शायद m स्क्वायर g क्यूब cos थीटा अपॉन बेटा 6, m थोड़ा गायब भी कर दिया अपन ने, एक तो 6 टाइम्स k स्क्वायर साइन क्यूब थीटा। ये बेटा हमारा उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट है। आई होप यू गेट द पॉइंट बेटा। फेयर एनफ, आगे चलते हैं।